channel. Today we are studying Down syndrome. पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम जो होती हैं ये क्या है, तो सेक्स क्रोमोसोम में होने वाली एबनॉर्मलिटी थी। लेकिन आज डाउन सिंड्रोम पढ़ने वाले हैं, ये ऑटोसोम में होने वाली एबनॉर्मलिटी है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स, मतलब हिंदी में लक्षणों के समूह को हम लोग सिंड्रोम्स कहते हैं। तो पहला पॉइंट पता होना चाहिए, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम इज ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी, ये ऑटोसोम में होने वाली एबनॉर्मलिटी है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए ये ऑटोसोम क्या है, क्योंकि मैं बता चुका हूं जितने भी सिंड्रोम होती हैं वो क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसीज है। तो सबसे पहला वर्ड आपको समझना होगा, व्हाट इज क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो होती है न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। हम मेल की अगर बात किया जाए, हम ह्यूमंस की अगर बात करेंगे तो मेल और फीमेल दोनों में 46 क्रोमोसोम होती हैं। हमारे पास क्या है, 44 ऑटोसोम्स हैं और 1 पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। तो सिंपल मैं लिख भी दिया हूं, नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल के पास 44 क्या है, ऑटोसोम्स हैं और 1 पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। मेल में प्रेजेंट सेक्स क्रोमोसोम को हम लोग X और Y से रिप्रेजेंटेड करते हैं और फीमेल में प्रेजेंट सेक्स क्रोमोसोम को हम लोग XX से रिप्रेजेंटेड करते हैं। लेकिन सबसे पहला पॉइंट पता होना चाहिए, जो डाउन सिंड्रोम की जो पेशेंट होंगे, उस जो डाउन सिंड्रोम की जो डिसीज होती हैं वो मेल और फीमेल दोनों में होती हैं। अगर डाउन सिंड्रोम से अगर मेल पैदा होगा तो मेल के पास टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम यहाँ पर 44 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम 45 होगा। तो 45 प्लस XY इज इक्वल टू यहाँ पर कितने क्रोमोसोम होगा, टोटल 47। अगर फीमेल होगा तो फीमेल के पास भी क्या होगा, ऑटोसोम यहाँ पर 44 के बजाय 45 होगा। तो 45 प्लस XX इज इक्वल टू क्या होगा, 47। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कीजिए, डाउन सिंड्रोम के जितने भी पेशेंट होते हैं, तो डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, 47 होगा और इनमें ऑटोसोम क्या होगा, एडिशनल होगा। क्योंकि ये क्या है, इट इज अ ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी, ये ऑटोसोम में होने वाली क्या डिसीज है और इस डिसीज को हम लोग ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज ट्राइसोमी, तो लिख दिया हूं, द पर्सन इज characterized by an extra 21 क्रोमोसोम, मतलब जितने भी डाउन सिंड्रोम के पेशेंट इस दुनिया में आएंगे उनकी 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम में क्या होती है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो होती है अटैच होती है। जनरली मेल और फीमेल के पास 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम में 2n होना चाहिए, लेकिन 2n होना चाहिए, लेकिन जितने भी डाउन सिंड्रोम होंगे 2n में एक और X क्रोमोसोम अटैच होता है या एक क्रोमोसोम अटैच होते हैं, जिसके कारण से टोटल नंबर आप यहाँ पर क्या होगा, 3n होगा। 2n प्लस 1 तो क्या होगा, 3n होगा। तो 3n होगा तो इसको हम लोग बोलूंगा ट्राइसोमी। तो आने वाले बच्चे में क्या होगा, टोटल 47 क्रोमोसोम होगा। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, डाउन सिंड्रोम के जितने भी पेशेंट होते हैं उनमें ओजेनेसिस के दौरान इनके जो 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं। 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाएंगे तो वहां पर 21वीं की जगह वहां पर 2n है, क्योंकि 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम 2n है। लेकिन अगर सेपरेट नहीं होगा तो यहां पर एक क्या होगा, एडिशनल क्रोमोसोम होगा, जिनके कारण से टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम क्या होगा, 45 होगा। इसलिए मैं कह सकता हूं जितने भी डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं वहां पर टोटल ऑटोसोम कितने होते हैं, 45 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, 47। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, इस डिसीज को डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट का नाम है लैंडाउन, कब, 1866 में। और एक पॉइंट और आपको पता होना चाहिए, द सिंड्रोम इज आल्सो नोन एज मंगोलियन इडियट। जितने भी डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं उसको हम लोग मंगोलियन इडियट के नाम से जानते हैं और इस डिसीज को हम लोग मंगोलिज्म कहते हैं। पहले इस डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मंगोलिज्म की डिसीज से जितने भी पेशेंट होते हैं वो मंगोलियन इडियट होते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, ये डिसीज जो होती है कौन से फीमेल, ये डिसीज जो होते हैं सबसे ज्यादा होने के चांसेस कब होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको कॉपी में नोट करेंगे। अगर फीमेल 25 साल की उम्र में अगर एक बच्चे को जन्म देती है, 25 साल की उम्र में अगर फीमेल बच्चे को पैदा करती है तो 2000 में से एक बच्चा क्या होगा, डाउन सिंड्रोम का शिकार होगा।
अगर 30 साल में कोई महिला अगर बच्चे को पैदा करती है तो 900 बच्चे में से एक बच्चा क्या होगा, डाउन सिंड्रोम का शिकार होगा। 40 साल की उम्र में अगर कोई महिला अगर बच्चा पैदा करती है तो 100 बच्चों में से एक बच्चा क्या होगा, डाउन सिंड्रोम का शिकार होगा। अगर 45 साल की उम्र में अगर कोई फीमेल एक बच्चे को पैदा करती है तो 40 बच्चों में से एक बच्चा क्या होगा, डाउन सिंड्रोम का शिकार होगा। तो मेरे कहने का मतलब जैसी जैसी महिलाओं की उम्र क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उनके आने वाले बच्चे जो होते हैं वो डाउन सिंड्रोम के शिकार हो सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, डाउन सिंड्रोम के क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। डिस्कस करते हैं डाउन सिंड्रोम के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। कई बार बोर्ड एग्जाम में डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टर जो है वो पूछे गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो पेशेंट डाउन सिंड्रोम से इस दुनिया में आते हैं, जितने लोग डाउन सिंड्रोम के शिकार होते हैं उसके बॉडी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर आप याद कीजिए, द फेस इज राउंड। जितने भी डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं इनके फेस क्या होते हैं, राउंड होते हैं, इनके चेहरा गोल होते हैं, साथ में ये मून लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। आप देखे होंगे चंद्रमा मून क्या होती है, गोल होती है। तो डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं इसके चेहरे पर क्या होते हैं, गोल होती है। तो राउंड मैं क्या लिखा हूं, द फेस इज राउंड एंड मून लाइक। eyelids आर ऑब्लिक्यू, इनकी जो आंखें होती हैं थोड़ा तिरछा होती हैं, देखने में क्या बड़ा डेंजर, बड़ा खतरनाक हमें दिखाई देता है। जितने भी क्या होते हैं डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं इनकी आंखें, इनकी आईज क्या होती हैं, ऑब्लिक होती है, थोड़ा तिरछा होती हैं। माउथ इज ओपन, देखने में लगता है इसका माउथ क्या है, हमेशा खुले हुए हैं। टंग इज आल्सो प्रोट्रूडिंग, इसका मतलब क्या होगा, अगर माउथ खुले हुए हैं तो इनकी जीभ जो होती है वे हमेशा बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं, मतलब खुली जीभ। ऐसा लगता है कि इनके जीभ क्या हो चुके हैं, माउथ से क्या हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं लिखा हूं, जितने भी डाउन सिंड्रोम के डिसीज होते हैं या जितने भी डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं उनके माउथ क्या होते हैं, ओपन होती हैं, और उनकी जीभ जो होती है वो खुली हुई होती है, मतलब बाहर निकली हुई जीभ हमें दिखाई देती है। नेक इज स्मॉल, सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जितने भी डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं उसकी हाइट समथिंग 4 मतलब 4 फीट तक होती है। जनरली हम कह सकते हैं कॉमन हम अगर हमारी हाइट को देखा जाए तो हमारी हाइट होती है समथिंग 5 फीट के आसपास, लेकिन डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं उसकी हाइट समथिंग 4 फीट होती है। हाइट तो कम होती है, छोटा कद होती है, छोटा कद होने के साथ साथ इनके जो नेक होते हैं, गर्दन जो होते हैं काफी छोटे होते हैं, और गर्दन छोटे होने के साथ साथ इनके गर्दन क्या होते हैं, वेव्ड होते हैं, मतलब ये नेक की जो स्किन होते हैं वो शोल्डर में आके अटैच हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं वेव्ड कहते हैं। फिर मैं क्या लिखा हूं, पाम इज ब्रॉडर विथ स्मॉल फिंगर, इनके जो हथेली होते हैं वो काफी क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। अगर हथेली अगर चौड़ी है तो इसके फिंगर्स काफी क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो हथेली चौड़ी और स्मॉल फिंगर भी इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। मेंटली रिटायर्ड, डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं वो मेंटली रिटायर्ड होते हैं, मतलब इनका ब्रेन डेवलप नहीं होता। अगर ब्रेन डेवलप नहीं होता इसको हम लोग मंगोलियन पीरियड के नाम से जानते हैं, और सिंड्रोम को हम लोग मंगोलिज्म भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, जितने भी डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं वो काफी स्ट्राइल होते हैं, क्योंकि इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते। अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इनके डेवलप नहीं हो तो कभी भी ये अपने ऑफस्प्रिंग को ओरिजिनेट नहीं कर सकते। ये टोटल वीडियो था डाउन सिंड्रोम पर, और दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। ये बहुत एक अच्छा टॉपिक है। कहीं पर भी अगर आपको डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।